स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी। जो रासायनिक बलगतिकी है उसमें हमने अभिक्रिया के वेग तक कर लिया था कि अभिक्रिया के वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग है उसको कितने प्रकार से डिवाइडेड हम कर सकते हैं, प्रकारों का वर्णन हमने कर लिया था। आज हम करते हैं जो अभिक्रिया का वेग है उसको कौन कौन से जो कारक है वो क्या करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यानी वो अभिक्रिया वेग को बढ़ा सकते हैं या अभिक्रिया वेग को घटा सकते हैं। किस प्रकार से वो प्रभावित करते हैं उनको देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया का जो वेग है उसको कई कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उनमें से हम 6 कारकों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो वो 6 कारक कौन से और वो किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं उनको देखते हैं। पहला जो कारक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने में वो है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा जो कारक है वो है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों या उत्पादों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति या दोनों को ले सकते हैं, अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति। तीसरा है ताप, कह सकते हैं तंत्र का ताप या टेम्परेचर सीधा लिख सकते हैं। फोर्थ है उत्प्रेरक। पांचवा कारक है अपने पास, ताप ले लिया, उत्प्रेरक ले लिया, सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। और छठा पॉइंट हम ले सकते हैं विकिरण का प्रभाव, क्या ले सकते हैं, इसको बोल सकते हैं विकिरण का उद्भाषण। ये जो 6 कारक है वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं अभिकारकों की सांद्रता का, अभिकारकों की प्रकृति का, ताप का, उत्प्रेरक का, सतही क्षेत्रफल का और विकिरण का प्रभाव। इन सारों का अभिक्रिया के वेग को क्या करने का काम है, प्रभावित करने का काम है कि या तो ये अभिक्रिया वेग को बढ़ा देंगे या अभिक्रिया वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अब इन सारे जो कारक है उनमें से एक एक कारक को देखते हैं कि वो किस प्रकार से इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिकारकों की सांद्रता। जो अभिकारकों की सांद्रता है उसे समझते हैं तो देखते हैं कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम हमने पढ़ा था। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात क्या मतलब, यानी अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अभिकारकों की मात्रा जितनी ज्यादा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होता है। ये जितने ज्यादा हम अभिकारकों की सांद्रता लेंगे उतना ही ज्यादा अपने को क्या होगा, अभिक्रिया का वेग होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। यानी जैसे जैसे हम कहते हैं ना अभिक्रिया जैसे स्टार्ट होती है तो उस समय अभिक्रिया का जो सांद्रता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और धीरे धीरे जो अभिकारकों की सांद्रता है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो वही है, अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी सांद्रता घटने के साथ साथ क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे एक रिएक्शन ले अपने, जैसे हमने कहा PCl3 प्लस Cl2, इससे हमने बना दिया PCl5। ये एक अपने एक रिएक्शन ले ली। अब इस रिएक्शन के अंदर PCl3 और Cl2 ये क्या है, अभिकारक है, और ये अपने पास क्या है, उत्पाद है। इन दोनों अभिकारकों में से किसी की सांद्रता यदि हम बढ़ा दें, दोनों के बढ़ा दें तब भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और एक की सांद्रता बढ़ाएंगे तब भी अपने क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाएगा। चाहे PCl3 चाहे Cl2, इनमें से किसी की भी हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो अपने अभिक्रिया का वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये है अभिकारकों की सांद्रता का
इफेक्ट कि अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभिकारकों की सांद्रता। तो सीधा शॉर्टकट क्या हो गया कि अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज्यादा, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में क्या होता है, तीव्र होता है, यानी कहते हैं ना अभिक्रिया वो चरघातांकी रूप से क्या होती है, क्रियाशील होती है। चरघातांकी में क्या होता है, अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में तीव्र गति से घटता है, फिर स्लो होता है और धीरे धीरे क्या कह सकते हैं, उपेक्षणीय हो जाता है। तो वही है, तो अभिक्रिया का वेग है वो क्या होता है, प्रारंभ में तीव्र अधिक होता है, और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है अभिक्रिया का वेग क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये हुआ किसका इफेक्ट, अभिकारकों की सांद्रता का। अब दूसरा कारक देखते हैं, अभिकारकों की प्रकृति, यानी अभिकारक है उनकी प्रकृति का, नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम कहते हैं कि जो अभिक्रिया हम करते हैं या जो रासायनिक समीकरण होती है उसमें अभिकारकों में तो क्या होते हैं, बंध टूटते जाते हैं। अभिकारक उनमें बॉन्ड क्या होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और उत्पादों में बंध क्या होते हैं, नए बंध बनते जाते हैं। यानी अभिकारक है जैसे अपने ले रहे A प्लस बी, C प्लस डी हम बना रहे हैं, तो इनमें बंध क्या होते जाएंगे, A और B में बॉन्ड टूटते जाएंगे, और इनमें बॉन्ड क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। यानी इनमें बॉन्ड टूटेंगे और इनमें नए बंधों का क्या होगा, निर्माण होता जाएगा। कोई भी अभिक्रिया है जिसमें जितने ज्यादा बंध, यानी बंधों की संख्या, यानी अभिकारकों में बंधों की संख्या जितने ज्यादा होगी या टूटने वाले बंधों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होगा। यानी टूटने वाले बंधों की संख्या यदि ज्यादा है तो उसमें क्या लगेगा, ज्यादा वक्त लगेगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि टूटने वाले जो बंध है उनकी संख्या कम है तो अभिक्रिया का वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी टूटने वाले बंधों के ऊपर डिपेंड कर दिया कि टूटने वाले बंध ज्यादा और होंगे तो उनमें टूटने में ज्यादा समय लगेगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन टूटने वाले बंधों की संख्या कम होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम रिएक्शन के रूप में कहें, NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका ऑक्सीकरण करें तो NO2 बनता है। ये 2 और 2 4 हो गई। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका जो ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है। ये क्या होता है, तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका यदि हम ऑक्सीकरण कर दें, कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका भी हम क्या कर दें, ऑक्सीकरण कर दें। कार्बन मोनोऑक्साइड का यदि ऑक्सीकरण करवाते हैं तो वो जो होता है वो क्या होता है, धीमी गति से संपन्न होते हैं। यानी इसमें जो वेग होता है वो फास्ट होता है और इसमें जो वेग होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। या अभिक्रिया संपन्न होने में क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, इसमें क्या होता है, कम समय लगता है। दोनों में क्या कह सकते हैं, एक ही प्रकार का कह रहे ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, ये NO है ये CO है, तो एक ही प्रकार की जैसे कह सकते हैं, लेकिन इनमें जो बॉन्ड टूटना है तो वो प्रभावित करता है। यानी इसमें बॉन्ड या कह सकते हैं जो ऑक्सीकरण होता है वो तीव्र गति से संपन्न होता है, इसमें ऑक्सीकरण क्या होता है, स्लो मोशन में संपन्न होता है। तो ये क्या हुआ, अभिकारकों की प्रकृति का इफेक्ट पड़ गया कि किस प्रकार से अभिकारकों की प्रकृति इफेक्टिव करती है अभिक्रिया के वेग को। अब तीसरा देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, यानी हम कहते हैं अधिकांश जो अभिक्रियाएं हैं उनमें ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में क्या होती जाती है, वृद्धि होती है। यानी कोई भी रिएक्शन ले अधिकांश तय कह रहे तो उनमें क्या होगा, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती जाती है, वृद्धि होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो टक्कर सिद्धांत है, जो कोलिजन थ्योरी है, वो यही कहती है कि जैसे जैसे टक्कर होगी, जितनी ज्यादा टक्कर होगी वो उतने सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या होती जाएगी, वृद्धि होगी। और वृद्धि होगी तो अभिक्रिया के वेग में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई,
गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई तो उनकी टक्कर होने यानी आपस में टकराने की संभावना में भी क्या होगी, ज्यादा संभावना है, टकराने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जैसे अणु ज्यादा टकराएंगे तो उनमें क्या होगा, संक्रियत यानी जो कोलिजन थ्योरी, जो टक्कर सिद्धांत है, जो आगे अपने चैप्टर में आएगा, वो बताता है कि जितनी ज्यादा टक्कर होती है उतने संक्रियत अणुओं की संख्या में क्या होती जाती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाता है, बढ़ता है। और हम कहते हैं कि लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि ताप बढ़ाते हैं किसी अभिक्रिया में तो उसका वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। 2 से 3 गुना वो क्या हो जाती है, अभिक्रिया जल्दी संपन्न होने लग जाती है। तो ये किसका इफेक्ट है, ताप का इफेक्ट है कि किस प्रकार से ताप प्रभावित करता है अभिक्रिया के वेग को। अगला देखते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं क्या होते हैं, भाग नहीं लेते, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग को प्रभावित करते हैं। हो सकता है वो वेग को कम कर दें, हो सकता है वो वेग को बढ़ा दें। यानी उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जो उत्प्रेरक है उनको हम दो भागों में कहते हैं, एक तो धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, दूसरा हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक है वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। मतलब जो संकीर्ण ऊर्जा होती है उस संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं, जो संकीर्ण ऊर्जा है उसके मान को जो उत्प्रेरक है वो क्या कर देते हैं, जो धनात्मक उत्प्रेरक है वो कम कर देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक होंगे, जो पॉजिटिव उत्प्रेरक होंगे या धनात्मक उत्प्रेरक होंगे वो संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब जो नेगेटिव उत्प्रेरक होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, वो अभिक्रिया के जो संकीर्ण ऊर्जा उसको बढ़ा देते हैं। इसलिए अभिक्रिया क्या होती है, वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और जो धनात्मक उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। जैसे हम कह सकते हैं जो एस्टर है उसका जलीय माध्यम में यदि हम अपघटन करें, एस्टर है उसका यदि हम जलीय माध्यम में अपघटन करें, एस्टर एग्जांपल है जैसे CH3 COOC2H5, इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करें, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करें, एस पोस्ट ले लिया तो अम्लीय माध्यम में अपघटन करें, यानी जलीय अपघटन कर रहे हैं, तो इससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COH प्लस C2H5OH ये प्राप्त हो। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, एस्टरीय जलीय माध्यम में अपघटन की अभिक्रिया क्या होती है, एक तीव्र अभिक्रिया से, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ले लिया तो इस अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये क्या करता है, उत्प्रेरक का इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें जो हमने नाम लिया था संकीर्ण ऊर्जा, तो उसको भी हम एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से संकीर्ण ऊर्जा, अपने ये एक ग्राफ खींचते हैं। अब इस ग्राफ के अंतर्गत अपने मान लो ये अपने पास एक ग्राफ आया और ये यहाँ पे तो हम ले रहे अभिकारक और यहाँ पर हमारा है उत्पाद, यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, उत्पाद आ रहा है। अब ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी संकीर्ण ऊर्जा। ये क्या है, संकीर्ण ऊर्जा। अब जब उत्प्रेरक यूज में नहीं ले रहे तब कोई अभिकारक है उसको इतना एक्टिव यानी उसको इतनी पीक दूरी तय करनी पड़ेगी, उसके बाद वो किस में आएगा, उत्पाद में आएगा। यानी कह सकते हैं इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसके बाद में वो, यानी ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी उसकी संकीर्ण ऊर्जा है, इसको पार करेगा तब जाके उसका क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। अब इसी में हम क्या कर ले, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या ले लें, उत्प्रेरक ले लें। जैसे हम उत्प्रेरक का यूज करेंगे तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इसका संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम। मतलब पहले इतना दूरी करनी पड़ी थी और अब क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम। तो ये वाला इतनी दूरी कम तय करनी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा और उत्पाद अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, जल्दी प्राप्त होगा। तो ये पड़ता है उत्प्रेरक का इफेक्ट। आगे देखते हैं सतही क्षेत्रफल।
अब सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है वो भी अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है, उसका सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कणों के से क्या होता है, कम होता है। ठोस पदार्थ है, उसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है और एक उसके कण या छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उसके कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उस अभिक्रिया या वो पदार्थ क्या करें, अभिक्रिया वेग को क्या कर देते, उतना ही बढ़ा देते हैं। यानी अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है। जितना ज्यादा सतही क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा क्या होगा, अभिक्रिया का वेग होगा। यानी उत्पाद प्राप्त होने की संभावना अपने को उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जल्दी प्राप्त होने की संभावना क्या होती जाएगी, ज्यादा होगी जितना ज्यादा होगा। अब जैसे हम कह सकते हैं कोई लकड़ी है, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसका सतह क्षेत्रफल, अब उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, उसका सतह क्षेत्रफल, जो टुकड़े उनके सतह क्षेत्रफल क्या होता होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो जो जो लकड़ी जलेगी, यदि इन दोनों को अब जलाएं तो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, तीव्र गति से जलते हैं, जबकि लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा है वो एक धीमी गति से जलता है। इसका मतलब जिसका ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तीव्र गति से क्रिया करेगा और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम वो क्या होगा, स्लो मोशन में क्रिया करेगा। कोयले का ले सकते हैं कि कोयला है और एक कोयले का बुरादा है। जो कोयला है यानी कोयले का जो टुकड़ा है वो धीमी गति से जलेगा, जबकि जो कोयला है उसका बुरादा है वो तीव्र गति से जलता है। तो ये फैक्ट किसका हो गया, सतही क्षेत्रफल का होगा। ये हमने 5 कर दी। लास्ट है विकिरण का प्रभाव, यानी विकिरण का प्रभाव या विकिरण का उद्भाषण है वो किस प्रकार से होता है। यानी जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर ताप की उपस्थिति, यानी जो विकिरण है या ऊर्जा है वो क्या करता है, प्रभावित करता है अभिक्रिया के वेग को। अभिक्रिया के वेग को क्या कहते हैं, यानी जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली होती है उसको क्या करता है, प्रकाश प्रभावित करता है। यानी जैसे हम यदि अंधेरे के अंदर वो रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो धीमी गति से संपन्न होगी, और उसको यदि प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं तो वो क्या होगी, तीव्र गति से संपन्न होगी। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में जो प्रकाश संश्लेषण है वो अंधेरे में क्या होता है, स्लो मोशन में होता है, लेकिन जैसे ही उसको प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं तो वो क्या होता है, तीव्र गति से संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं, कुछ रिएक्शन हम जो ऊर्जा ले रहे हैं, फोटोन ले रहे हैं, ई न्यू एच न्यू ले लें, बराबर एच न्यू, जो एच न्यू है उसकी उपस्थिति में यदि क्रिया करवाएं तो वो भी क्या होती है, फास्ट रिएक्शंस होती है। जैसे हम H2 और Cl2 है, H2 प्लस Cl2 है, इससे हम क्या बना दें, 2Cl 2HCl बना दें। यह अभिकारक अपने उत्पाद बन गया है। तो एक तो ये अपने करें अंधेरे में, अब यदि अंधेरे में करेंगे तो यह अभिक्रिया क्या होगी, स्लो मोशन में होगी। लेकिन अब इसी रिएक्शन को हम यदि H2 प्लस Cl2 है, इसी रिएक्शन को हम यदि HNO की उपस्थिति में करवा दें तो यह अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र गति, यानी तीव्र गति विस्फोट के साथ क्या होगी, खत्म होगी। यानी ये अभिक्रिया क्या होगी, एकदम तीव्र गति से संपन्न होगी HNO की उपस्थिति में। HNO की उपस्थिति में ऐसा क्या होता है कि वो अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। इसका क्या कारण है कि वो तीव्र गति से संपन्न होती है, जो ऊर्जा है, जो HNO है, जो फोटोन है, वो क्या करते हैं, जो रासायनिक बंध है उनको क्या कर देते हैं, तीव्र गति से वियोजित करते हैं। बॉन्ड जितना तीव्र गति से संपन्न होगा तो अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जो ऊर्जा है यानी प्रकाश है वो क्या कर देता है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उनमें जो बॉन्ड है उनको तीव्र गति से तोड़ता है। जितना तीव्र गति से बॉन्ड टूटेगा अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, विकिरण का प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। आशा है कि अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है और कौन कौन से वेग के प्रकार होते हैं और किस प्रकार से अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक करते हैं प्रभावित, तो उन सारों का हमने अध्ययन अपने लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर लिया। आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कमी रह जाए कि ये चीज समझ में नहीं तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हो कि सर ये वापस बताएं, तो मैं उस चीज को वापस एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।